नमस्कार। पहली खबर पहली बहस में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज सैनी। बात कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के बूथ विस्तार के बाद निधि जुटाने की बात, समर्पण निधि अभियान। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का ऐसा दावा है कि समर्पण निधि में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे अल्पसंख्यक। तो क्या यह माना जाए कि 2023-24 से पहले सबका साथ सबका विकास के साथ बीजेपी आगे बढ़ रही है? तस्वीरें देखिएगा, लगातार बीजेपी की तरफ से अभियान चलाया जा रहा है। पहले बूथ विस्तार का दावा किया गया और अब दावा यह भी है कि समर्पण निधि अभियान के चलते जो तैयारियां की गई है, जिस तरह से सभी वर्गों के लोग समर्पण देने बीजेपी के साथ आए हैं, उससे बीजेपी को लगता है कि हम आत्मनिर्भर संगठन की तरफ भी बढ़ेंगे। आत्मनिर्भर सरकार बनाने की बात मोदी और शिवराज सिंह चौहान करते रहे हैं, लेकिन क्या अपने संगठन को मजबूत करना और जिस तरह से सभी वर्गों का सहयोग मिल रहा है, जैसा दावा किया जा रहा है, क्या बीजेपी उस तरफ भी बढ़ रही है? मध्य प्रदेश का संगठन, बीजेपी का संगठन एक अलग मैसेज देने की तैयारी में है। जरा सुनिएगा कुछ अल्पसंख्यक युवाओं की बात, तो फिर समझ आएगा और हम भी समझने का प्रयास करेंगे। फिर बीजेपी कांग्रेस के दावों को भी देख लेते हैं। सुन लीजिए। मोदी जी किसी से वो भेदभाव नहीं करते हैं और हर बंदे को वो दे रहे हैं, घर दे रहे हैं, कुटी दे रहे हैं। किसी से कोई पक्षपात नहीं है। हम मोदी जी को वोट देंगे। पार्टी अच्छा काम कर रही है, इसलिए हमने भी सहयोग करा है पार्टी को। मोदी जी जो है सबको घर दे रहे हैं, कोई पक्ष विपक्ष नहीं कर रहा है, इसलिए हम लोग ने भी सहयोग करा है पार्टी को। तो प्रधानमंत्री आवास ने क्या इस तरह काम कर दिखाया है जैसा जिक्र कर रहे हैं दो युवा? क्या इसको सच माना जाए? लेकिन उसकी तरफ दूसरी बात भी कही जा रही है। भारतीय जनता पार्टी ने जब ये शुरुआत की है तो कांग्रेस ने सवाल खड़े किए। कांग्रेस का कहना है कि ये मुद्दा सिर्फ समर्पण निधि का नहीं है, ये चंदा वसूली का, और आरोप लगाया उन्होंने। पर उससे पहले बीडी शर्मा को सुनते हैं, उनका क्या कहना है, सुन लीजिए। इस प्रकार का उत्साह बूथ बूथ पर कार्यकर्ता जाकर के कर रहे हैं, ये समर्पण के निधि के अभियान में भी इतिहास बनेगा। मुस्लिम कार्यकर्ता भी समर्पण कर रहा है, ये सामान्य घटना नहीं है। वो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, हमारे उस बूथ का सलमान, उसने जब आकर के 2000 रुपये की रसीद काटवाई और कहा कि मैं भी समर्पण करना चाहता हूँ, तो ये भारतीय जनता पार्टी के प्रति, माननीय प्रधानमंत्री के प्रति, हमारी नीति और संगठन के प्रति जो विश्वास है, तो हमारे अल्पसंख्यक भाई भी भारतीय जनता पार्टी को समर्पण करके मध्य प्रदेश के अंदर इतिहास बन रहा है। ये उन लोगों को जवाब है जो लोग भारतीय जनता पार्टी के समर्पण पर प्रश्न खड़ा करने का काम करते हैं। कि मामा जी अभी तक भांजे भांजियों के मामा कहलाते थे, अब चंदा मामा कहलाएंगे। अरे भाई, ये कोविड काल में लोगों के काम धंधे बंद हो गए, लोग बेरोजगार हो गए। कोरोना काल में उनकी पूरी जो पैसा उनके पास बचा था वो ख़त्म हो गया। महंगाई 7वें आसमान पे है। डीजल, पेट्रोल, रसोई गैस, बिजली के बिल, किसान बर्बाद हो गया, उसकी फसल नष्ट हो गई। अब आप उससे वसूली करने जा रहे हो। अरे अगर करनी है, मोदी ने कहा था कि 15 लाख सबके अकाउंट में आएंगे, तो जहाँ जा रहे हो वहाँ 1-1 लाख रुपए हर परिवार को दो, तो उनको कुछ राहत मिले। ये देना चाहिए। ये तो वैसे ही हो गया है जैसे डी कंपनी वसूलती है बॉम्बे में, अब ये बी कंपनी यहाँ वसूलेगी। चलिए, बात डी कंपनी और बी कंपनी की तरफ जा पहुंची। बी कंपनी यानी बीडी शर्मा की बात कर रहे होंगे, लेकिन बात दूसरी भी है। जैसा प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा कह रहे थे कि सबका साथ सबका विकास के नारे पर हम आगे बढ़े हैं और अल्पसंख्यक वर्ग के लोग भी पैसा दे रहे हैं समर्पण निधि के रूप में। चलिए, मेरे साथ दो मेहमान जुड़ रहे हैं। उमेश शर्मा जी है भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, जितेंद्र मिश्रा जी कांग्रेस के प्रवक्ता। उमेश जी, ये जो शुरुआत हुई है, हालांकि आप लोग ने दावा किया कि बूथ विस्तार का भी एक नया इतिहास आपने गढ़ा, हर बूथ तक लोग पहुंचे। बात यह भी कही गई कि जो 10-10 घंटे गुजारने की बात थी वो भी गुजारे गए। पर इस समर्पण निधि में अल्पसंख्यक का सामने आना, जैसा आप लोग की तरफ से कहा जा रहा है, क्या सबका साथ सबके विकास की तरफ बढ़ने की बात? मनोज जी, हमारे द्वितीय सरसंघचालक थे प्रातः स्मरणीय माधव सदाशिव गोलवलकर जी। वो अक्सर अपने बौद्धिक में एक बहुत अच्छा उदाहरण दिया करते थे। वो कहते थे कि 2 तरह के लोग भारतवर्ष में हैं। आधे वो हैं जो आज हमारे विचार से सहमत हैं और आधे वो हैं जो कल हमारे विचार से सहमत होंगे। तो शने शने हम चूंकि एक अनुषंगिक इकाई है, तो शने शने हम उस दिशा में बढ़ रहे हैं। जो लोग हमारे वैचारिक अधिष्ठान से सहमत है, वो बहुत बड़ा वर्ग भारतवर्ष में हमसे जुड़ चुका है
और जो नहीं जुड़ पाया उनको जोड़ने का हम निरंतर प्रयास करते हैं, संगठनात्मक स्तर पर भी करते हैं और प्रकट कार्यक्रमों में भी करते हैं। भारतीय जनता पार्टी 2 स्तरों पर राजनीति करती है। एक हमारा आंतरिक कार्यक्रम होता है जो संगठनात्मक होता है, दूसरा हमारे प्रकट कार्यक्रम होते हैं। अब यह आजीवन निधि का जो कार्यक्रम है विशुद्ध रूप से हमारा संगठनात्मक अभियान है और जो 65,000 बूथ पर हमने बूथ इकाइयों के अध्यक्ष बनाए हैं उनके मध्य से ये निधि एकत्रीकरण का अभियान चलाया जाएगा। इसमें हमारे पन्ना प्रभारी और पेज प्रभारी भी जुड़ेंगे और जिनकी संख्या मिलाकर मनोज जी लगभग 1.5 लाख के लगभग होती है। अगर उसको 2 भाग में भी करा जाए तो ये जैसा मैं अभी माननीय शर्मा जी को कांग्रेस पार्टी के नेताओं को सुन रहा था, वो डी और बी बता रहे थे, मुझे लग रहा है कि इसी मनोवृत्ति के कारण ये कांग्रेस पार्टी जो है सी होकर रह गई है। सी मतलब क्रैश हो गई है, समाप्त हो गई है, क्योंकि ये नब्ज नहीं समझ पाते, समाज की मुख्य धारा को पहचान नहीं पा रहे। मतलब आपने इतनी देर में समझ लिया कि तीसरा शब्द कौन सा होगा? नहीं है ना, सी पर कांग्रेस हुआ करता था, सी पर क्रैश हो गया। जब से राहुल बाबा का युग आया है मुझे लग रहा है कि कांग्रेस पार्टी न जाने किस मनोवृत्ति से ग्रस्त हो गई है कि वो सनातन धर्म की आस्थाओं पर चोट करती है, वो समाज जीवन पर प्रहार करने वाले बयान जारी करते हैं। फिर वो आज का विषय नहीं है मनोज जी, उसमें मैं विस्तार से जाऊंगा। जी चलिए। मुझे लग रहा है कि है तो क्रैश पार्टी का। आखिरी बात मनोज जी, इस आजीवन निधि का मैं केवल संक्षिप्त में 30 सेकंड में अभिप्राय बता देता हूँ। ये माननीय कुशाभाऊ ठाकरे जी ने अपने जीवन काल में एक संकल्पना करी थी कि पार्टी के जो दैनंदिनी के खर्च होते हैं उस दैनंदिनी के व्यय की व्यवस्था पार्टी के कार्यकर्ताओं को करना चाहिए। जैसे कोई भी पुत्र अपनी माता के पोषण की जिम्मेदारी लेता है, वैसे ही संगठन हमारी माता है और पुत्र के नाते इसके पोषण की, इसके संरक्षण की और ये आरोग्यवती बनी रहे, इसकी चिंता भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को करना है। प्रारंभ में मनोज जी 50 रुपए से शुरू हुई थी, ये आखिरी बार 50 रुपए, उसको प्रदेश निधि कहा जाता था। मैं उस 50 रुपए देने वाले के समय का कार्यकर्ता हूँ और 50 रुपए से फिर शने शने बढ़ती चली गई, आज 1000 रुपए न्यूनतम है और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता अपने जीविकोपार्जन के जो साधन है उसमें जो स्वतः संपत्ति है उसमें से अंशदान करता है। चलिए, अंशदान के रूप में आप राशि ले रहे हैं, अंशदान के रूप में आप राशि ले रहे हैं। जितेंद्र मिश्रा जी, टारगेट या लक्ष्य कहा जाए, भले बीजेपी ना कहे, लेकिन लक्ष्य तो यही है 150 करोड़ का, और सबका साथ सबका विकास की बात भी बीजेपी करती आई है। पर ये जो दिखाई दे रहा है कि अल्पसंख्यक भी सामने आ रहे हैं, जैसा दावा है बीजेपी का, हम नहीं कह रहे, जो दिखाई दे रहा है, जो बयान सामने आ रहा है उसको देखकर, क्या ये 23-24 की तरफ बढ़ रही है भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस को ये बताना चाहती है कि आप कुछ भी कहते रहिए, हमारे साथ तो सभी वर्ग हैं, या चिंता है कुछ और? देखिए मनोज जी, राजनीतिक दल है, निश्चित तौर पर चंदा लेना उसका अधिकार है, सदस्यता के माध्यम से लेना चाहिए, ये स्वस्थ परंपरा है। इस तरीके से लेना मुझे लगता है कहीं ना कहीं आपत्तिजनक है। इसके पीछे मैं 2 कारण देखता हूं। अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने कहा कि हमारे 2 तरह के कार्यक्रम होते हैं, एक आंतरिक कार्यक्रम, एक प्रगटीकरण का कार्यक्रम, प्रगट कार्यक्रम जिसे उन्होंने बताया। निश्चित तौर पर हमारी आपत्ति ये है कि जो आंतरिक कार्यक्रम है वो भी आपके कार्यकर्ताओं की नज़र में रहना चाहिए। प्रगट कार्यक्रम आप सबको दिखाते, लेकिन जो आंतरिक कार्यक्रम है वो सवालों के घेरे में आ जाता है। चंदे की बात नहीं है, बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी पैसे लेने का समय आता है, चंदा लेने का समय आता है तो सबकी बात करती है, लेकिन जब सबके लिए काम करने का समय आता है तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के चश्मा बदल जाता है। ये सवाल भारतीय जनता पार्टी नहीं, लेकिन सवाल ये भी हो रहा है जितेंद्र जी की लोगों के चश्मे भी बदले, जो मैं बयान सुना रहा था आपको, इसीलिए तो ये खबर का हिस्सा भी बना है कि यदि वो ये कह रहे हैं अल्पसंख्यक वर्ग के लोग कि हमें घर मिल गया, मकान मिल गया, तो वो कह रहे हैं हमें कोई मतलब नहीं है। और कोई भी व्यक्ति, मैं हूं, आप हो, यदि उस दौर से गुजर रहे हैं, उसके लिए यदि छत मिल जाए, उसके लिए काम हो जाए, तो फिर उसको कोई पार्टी दिखाई नहीं देती। नहीं, देखिए सबसे बड़ी चीज ये है कि जो आज अल्पसंख्यक वर्ग कह रहा है, जो भारतीय जनता पार्टी कह रही है, उस पर खरे उतरना चाहिए। मेरा ये कहना है कि आप बात सब वर्गों की करते हैं, सबके साथ सबका विकास की करते हैं, लेकिन आपके अंदर का जो कार्यक्रम है वो इससे कहीं ना कहीं भिन्न होता है। मेरा ये कहना है कि अल्पसंख्यकों को जोड़ना चाहिए, क्यों नहीं जोड़ना चाहिए, अभी तक क्यों जोड़ने का प्रयास नहीं हुआ, ये भी एक सवाल है मनोज जी। मेरा ये कहना है, इस देश में राजनीतिक दल है भारतीय जनता पार्टी, समाज के सभी वर्गों को साथ लेकर चलना चाहिए उसे, लेकिन कहीं ना कहीं इसके पीछे ये कारण निकल के आता है कि जब हम धरातल पर देखते हैं तो भेदभाव देखते हैं। ये तो हिंदुस्तान की संस्कृति है, गंगा जमनी तहजीब हिंदुस्तान की तहजीब है, अगर उसको जिंदा नहीं रखा जाएगा तो निश्चित तौर पर कोई भी राजनीतिक दल हो, देश
सुरक्षित नहीं रह पाएगा। और यही आरोप भारतीय जनता पार्टी पे शुरू से लगता उमेश है। शर्मा। वसुदेव कुटुंबकम की भावना इस देश का जूस है, उसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी को काम करना चाहिए। उमेश जी। मनोज जी 70 साल से कांग्रेस पार्टी के मित्र और कांग्रेस पार्टी का संगठन तुष्टीकरण की राजनीति करता है और मुसलमान समाज को परंपरागत रूप से तो कांग्रेस का वोट बैंक माना जाता रहा है, पर मुझे लग रहा है कि 70 साल में आज भी उस मानसिकता से बाहर नहीं ला पाए। आज भी जो हमारा अल्पसंख्यक वर्ग है वो निम्नतम जीवन जीता है, आज भी वही गादी रजाई बना रहा है, आज भी वही मैकेनिकल काम कर रहा है, आज भी स्कूटरों को सुधारने का काम कर रहा है, आज भी साइकिलों के पंचर बनाने का काम कर रहा है। तो ये जो कृपा बरसाई है ना, ये 70 साल में कांग्रेस पार्टी ने बरसाई है। और रहा भारतीय जनता पार्टी का, तो हमने तो भारतीय जनता पार्टी का तो मुस्लिम वर्ग के साथ अनुराग ऐसा रहा है कि सिकंदर बख्त जी जो है हमारे वरिष्ठतम नेता थे, पार्लियामेंट्री बोर्ड में बैठते थे, राष्ट्रीय पदाधिकारी थे। हमारे आरिफ बेग साहब थे, वो भारतीय जनता पार्टी की धरोहर रहे हैं। मुख्तार अहमद नकवी वो भारतीय जनता पार्टी के उस पार्लियामेंट्री बोर्ड के अंदर बैठकर निर्णयों का प्रतिनिधित्व करते हैं जो सर्वोच्च हमारी इकाई है। तो भारतीय जनता पार्टी की कथनी और करनी एक समान है। हम तो स्पष्ट कहते हैं कि हमारा वैचारिक अधिष्ठान ये है, इस वैचारिक अधिष्ठान में अगर आपको कुछ भी दोषपूर्ण लगता है तो मत आइए। अब ये जो अल्पसंख्यक वर्ग, आखिरी बात मनोज जी की, जो बड़ी संख्या में आ रहा है, आप देखिए कि प्रदेश अध्यक्ष जो विष्णुदत्त शर्मा जी है, कहीं ना कहीं युवाओं के बीच में उनका जबरदस्त आकर्षण है। उनका राजनीतिक कालखंड आप देखेंगे तो निरंतर उन्होंने अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के माध्यम से इस मध्य प्रदेश के अंदर लाखों हजारों कार्यकर्ताओं का निर्माण करा, यूथ का निर्माण करा। तो उनको मालूम है कि युवा किस वर्ग बात से आकर्षित होता है, युवा के मर्म को वो समझते हैं। वो अल्पसंख्यक हो, ईसाई हो, क्रिश्चियन, पादरी हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, इन सबको जोड़ने का, यूथ को जोड़ने का मुझे लग रहा है कि एक जबरदस्त हुनर बीडी शर्मा जी के पास है। और बीडी शर्मा जी के जादुई नेतृत्व में मैं अभी आपके चैनल पर फाइट देख रहा था, अल्पसंख्यक वर्ग आगे होकर आ रहा है। और कहीं ना कहीं जो सरकार की योजनाएं चल रही है वो हिंदू मुसलमान करके थोड़ी चल रही है। सारी, चाहे निकाह योजना हो या मुख्यमंत्री कन्यादान हो, प्रधानमंत्री आवास का वो बच्चे बता रहे थे, तो हमने हिंदू मुसलमान नहीं करा। उमेश जी, इसमें आपने दो तरह के कार्यक्रम किए। एक तो बूथ विस्तार किया जिसमें आप बूथ तक पहुंच गए, अब समर्पण निधि के बहाने भी पहुंचना तो बूथ तक ही है। तो क्या बीजेपी 2023-24 में आत्मनिर्भरता के साथ वो तैयारी भी कर रही है कि बूथ को मजबूत कर लिया जाए, जैसा आप लगातार कहते रहे? निश्चित रूप से हमने नारा दिया है, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने नारा दिया है। हमने कहा है कि हमारा स्वावलंबी मंडल और सक्षम बूथ। अब ये जब सक्षम बूथ कहते हैं तो सक्षम बूथ का मतलब है कि वो कार्यकर्ता के रूप में भी सक्षम हो और वहां पर जो दैनंदिनी का व्यय उस बूथ इकाई को लगता है वो भी उसके स्वयं के साधनों से अर्जित करा जाए। और मैं जितेंद्र जी भाई साहब को आश्वस्त करता हूँ, भारतीय जनता पार्टी है जो 150 करोड़ का निधि एकत्रीकरण कर रही ना, हमारे पास 65,000 बूथ पर काम करने वाले लोग हैं। 65,000 से इंटू करेंगे तो हम 150 करोड़ को भी पार करके जाएंगे। ना हम समाज से इसमें कुछ लेने जा रहे हैं। चंदा शब्द ही मुझे लग रहा है कि पतित भाषा में बोला जा रहा है। हम चंदा नहीं ले रहे, हम तो सहयोग ले रहे हैं। और सहयोग बाहर से नहीं ले रहे, समाज से नहीं ले रहे, मतदाता से नहीं ले रहे, अपने कार्यकर्ता से ले रहे। जो भारतीय जनता पार्टी का पंजीबद्ध कार्यकर्ता है वो विपुल मात्रा में है। हम अपने परिवार से ये निधि एकत्रित कर रहे हैं, अपनी माँ का पोषण। जितेंद्र मिश्रा जी, चलिए ठीक है सर। जितेंद्र मिश्रा मेरे साथ मृगेंद्र सिंह जी भी जुड़ गए, वरिष्ठ पत्रकार। सर आपका बहुत स्वागत है। जितेंद्र जी, आपकी प्रतिक्रिया मृगेंद्र जी के पास। नहीं, देखिए, मेरा साफ कहना है कि जिस तरीके का दिखावा कर रहे हैं, जैसे हिंदुस्तान की संस्कृति को मानने वाले लोग हो ये, लेकिन इनके कथनी और करनी में हमेशा से अंतर रहा है। आज जब कांग्रेस खड़ी हो गई, 65,000 बूथों पर कांग्रेस का सदस्यता अभियान और घर घर चलो अभियान, तब भारतीय जनता पार्टी को लगा कि अब भी पिछले चुनाव में हम हार के बैठे और कांग्रेस की मजबूती कहीं ना कहीं हमें पराजित न करते। इसको लेकर के ये सारी हथकंडे अपनाने का प्रयास कर रहे। अरे, जब आपको परहेज नहीं है शादी ब्याह करने में, उन अल्पसंख्यकों के साथ आपके नेता अपनी बेटी का व्यवहार कर रहे हैं, तब आप जाकर के कम से कम अपने आचरण में सुधार कीजिए। आप मनोज जी, आपके कुनबे की एक बड़ी पत्रकार जब ये फेसबुक पर लिख देती है मैं तो खेलूंगी होली कै बिस्मिल्लाह, तो यही लोग होते हैं जो इतना ट्रोल करते हैं कि उस फेसबुक पोस्ट को डिलीट करना पड़ता है। ये इनके संस्कार, कहने को कुछ भी कहते रहे, लेकिन हकीकत ये है कि इनको इस पर आना पड़ेगा। इनको देश के सभी वर्गों को साथ में लेकर के चलना पड़ेगा, और नहीं हिंदुस्तान में इनका अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। क्योंकि हिंदुस्तान की राजनीति एक वर्ग को लेकर के नहीं की जा सकती, सबका समावेश करना पड़ेगा। और भारतीय जनता पार्टी
अगर इस तरीके का विचार रखती है तो हम स्वागत करते। रहा सवाल चंदे का, तो निश्चित तौर पर जिस तरीके से चंदा वसूली की जा रही है वो चंदा कहलाएगी, समर्पण निधि नहीं कहलाएगी, क्योंकि आप चलिए उस पर भी मैं बात करूंगा, उस पर अपने उमेश जी से उस कार्यकर्ताओं पर को भी मैं बेच के समझूंगा, दबाव डाल के लेकिन पैसा इकट्ठा मैं कर जरा रहे हैं। मगन जी से समझ लेता हूं। मगन जी, कुछ चीजें बदली है, सबका साथ सबका विकास की बात बीजेपी करती रही, लेकिन ये हमने बूथ विस्तार में भी देखा, और अब जब समर्पण निधि हो रही, जैसा बीजेपी का दावा है कि अल्पसंख्यक वर्ग के लोग भी अपनी पर्ची कटवा रहे हैं, रसीद कटवा रहे हैं और वो चंदा दे रहे हैं। बात चंदा देने लेने की नहीं है, लेकिन क्या बीजेपी को भी इस बात की चिंता है कि सभी वर्गों को हमें जोड़कर चलना ही पड़ेगा 2023 से पहले? देखिए, अगर भारतीय जनता पार्टी का दावा है कि अल्पसंख्यक लोग उनके सदस्य बनने ही समर्पण नहीं दे रहे, तो ये अच्छे संकेत हैं, अच्छा होना भी चाहिए, क्योंकि कोई भी भारत इतना विशाल देश है, इसमें आप किसी एक जात, एक वर्ग, एक धर्म को लेकर नहीं चल सकते। आप अगर सबका साथ, सबके विकास की बात करते हैं तो आपको सब भी धर्मों के लोगों को, सभी समाज के लोगों को, सभी जात के लोगों को लेकर साथ चलना होगा, तभी आप सफल हो पाएंगे और आगे आने वाले चुनाव में। क्योंकि अगर एक जात, एक वर्ग, एक समाज से कोई आदमी चुनाव जीतता है लंबे समय तक शासन, तो फिर कुछ भी हो सकता था, लेकिन अगर ये है तो अच्छा संकेत है। और मैं समझता हूँ कि अब भारतीय जनता पार्टी को अपना बड़ा दिल करके सबको साथ लेकर, जैसे जो उनका नारा है उस हिसाब से काम करना चाहिए। जी उमेश शर्मा जी, एक सवाल है यही कि वो चंदा पार्टी आपको कहते रहे, और 150 करोड़ एक बहुत बड़ी राशि होती है आत्मनिर्भर संगठन को बनाने की, ये जो लक्ष्य है, इस लक्ष्य तक आप पहुंच जाएंगे? और लक्ष्य तक पहुंचने के पीछे क्या यही सब है कि सभी वर्गों के लोग आपको सपोर्ट कर लेंगे, या कहीं दूसरी चीजें भी दिखाई दे रही? मनोज जी, भारतीय जनता पार्टी में कोई भी एक ऐसा वर्ग नहीं है जो भारतीय जनता पार्टी से अछूता है। जिस समय 1980 में भारतीय जनता पार्टी बनी थी, तब से हमारा अल्पसंख्यक मोर्चा है, और अखिल भारतीय स्तर से लेकर जिला इकाइयां, मंडल इकाइयां और वार्ड स्तर तक हमारा अल्पसंख्यक मोर्चा कार्यकर्ता काम करता है। और अल्पसंख्यक मोर्चे के माध्यम से अल्पसंख्यक मोर्चे का कार्यकर्ता निधि का संग्रहण अभियान कर रहा है। तो मुझे लग रहा है जो 65,000 बूथों पर भारतीय जनता पार्टी की इकाइयां बनाई गई है, और एक एक बूथ पर मनोज जी लगभग हमारे पास 20 से 25 लोगों की इकाइयां है। 65,000 में इनको इंटू कर देंगे तो मुझे लग रहा है कि 150 करोड़ का ये जो टारगेट दिया है, हम इससे भी आगे जाकर भारतीय जनता पार्टी के लिए निधि संग्रहण का काम करेंगे। और कांग्रेस के मित्र उसको क्या कहते हैं, चंदा करते हैं या जो भी कहते हैं, वो हमारे लिए चिंता का विषय नहीं है। हम जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जो है वो किस मनोगत के साथ काम करता है, और उसका मनोभाव इस समर्पण के पीछे क्या है। मेरे जैसा सामान्य कार्यकर्ता जो बहुत निम्न मध्यम वर्गीय परिवार का है मनोज जी, मैं अपने स्तर पर 50,000 रुपए का योगदान भारतीय जनता पार्टी को कर रहा हूँ। ऐसे बहुत सारे कार्यकर्ता है मनोज जी जो 1,000 रुपए से भी ऊपर जाकर करते हैं, और आज से नहीं कर रहे। तो मैं कांग्रेस पार्टी के मित्रों को निश्चिंत करना चाहता हूं, ना तो हम कमलनाथ जी की रसीद काटेंगे, ना मिगलानी जी की काटेंगे, और ना पीसी शर्मा जी की काटेंगे, ना जितेंद्र मिश्रा जी की काटेंगे। हम तो भारतीय जनता पार्टी। चलिए अब जवाब ले लेता हूं सर, अब समय नहीं सर, जवाब जितेंद्र मिश्रा जी। जितेंद्र मिश्रा कुछ कह रहे हैं। देखिए, मेरा ये कहना है भारतीय जनता पार्टी देर आई दुरुस्त आई, आना चाहिए था, लेकिन इनका चश्मा उतरना जरूरी है। मैंने अभी जिक्र किया था कि जब जरूरत पड़ती है तो बेटे बेटी के संबंध ये अल्पसंख्यकों के साथ करने में भी गुरेज नहीं करते, लेकिन जब उनको जरूरत पड़ती है तो उनके साथ खड़े नहीं रहते। ध्रुवीकरण बंद करना पड़ेगा। वसुदैव कुटुंबकम इस देश की आत्मा है, अगर उस पर नहीं चलेंगे तो आपका अस्तित्व नहीं बचेगा। हिंदू गंगा जमनी तहजीब इस देश की आत्मा है, अगर उसको तोड़ने का प्रयास करेंगे तो निश्चित तौर पर आपको परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। मृगेंद्र सिंह जी की बात को आगे बढ़ाता हूं, उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी को इसको स्वीकार करना पड़ेगा, जो नारा देती है उस पर आना पड़ेगा। प्रसन्नता की बात है कि समाज के सभी वर्गों को साथ लेने की बात कर रही है, लेकिन जब इसके धरातल पर इसकी टेस्टिंग होगी, समीक्षा होगी, तब भी भारतीय जनता पार्टी को इस पर खरा उतरना चाहिए। मनोज जी नहीं, लेकिन सर आपके लिए भी कुछ लग रहा है, चिंता नहीं है कि 150 करोड़ जुटा रहे हैं वो लोग अपने संगठन को मजबूत? मनोज जी, जिसने अपना एम्पायर पैसों के दम पे खड़ा किया हो, जिसके पास अकूत संपत्ति हो, जिसका ध्यान ही सिर्फ पैसे इकट्ठा करने पर रहा हो, उसको लेकर के हमने क्या चिंता करना। हम तो जमीन पर लड़ने वाले लोग हैं, हम तो एक जोड़ी कुर्ते पजामे पर हमारा इतिहास रहा है कि भारतीय जनता पार्टी जैसी पूंजीपति पार्टियों को हमारी पार्टी का सिद्धांत, हमारी समाज के सभी वर्गों को साथ लेकर चलने वाले। चलिए मृगेंद्र जी, ये बहुत अच्छी बात है, पार्टी की तरह दिखावा हमारे आचरण में नहीं है। चलिए अच्छी बात है, ये तो अच्छी बात है। मृगेंद्र जी भी यही कह रहे थे, हम भी यही कह रहे हैं
क्योंकि राजनीति बदली है, जात पात की बात होती थी, धीरे धीरे कर कर पार्टियों से, छोटी छोटी पार्टियों से लोग दरकिनार हुए। लोग चाहते कि एक साफ स्वस्थ वातावरण मिले, लोकतंत्र मजबूत हो। ब्रगेन जी, लेकिन ये जो चीजें बदलती हुई दिखाई दे रही, जैसे बीजेपी कह रही है कि हमारे साथ भी सभी बार जुड़ रहे हैं, आपने भी कहा होना भी चाहिए, अच्छे संकेत है। क्या ये संकेत वास्तव में सिर्फ दिख रहे हैं या आगे बन भी जाएंगे? और जिस उम्मीद को हम देख रहे हैं कि चलिए आने वाले दिनों में जात पात की राजनीति कम हो जाएगी, जिसकी जरूरत है इस देश को, वो हो भी जाएगा इस समर्पण के बहाने? नहीं, देखिए, ये जो जिस तरह से हो रहा है अच्छी बात है, होना चाहिए, लेकिन जब फील्ड में उतरेंगे तब ये चीज़ें दिखना चाहिए। अभी साथ लेकर सभी, चूँकि आप समर्पण निधि कर रहे हैं, लोगों को जोड़ रहे हैं पार्टी में, तो ठीक है, लेकिन आप जब मैदान में जाएंगे, जब कोई कार्यक्रम करेंगे या जब पद बांटेंगे या जब अधिकारियों कर्मचारियों की पोस्टिंग होगी, तो उसमें भी ये चीज़ें दिखनी चाहिए। उस समय ये नहीं लगना चाहिए कि नहीं, इनकी पदस्थापना नहीं की जाएगी या इन अधिकारियों इनको हम अधिकार नहीं देंगे, इनको हम पद नहीं देंगे, वो सब चीज़ें देखना चाहिए। और जहाँ तक जाति पात की राजनीति की आप बात कर रहे हैं, तो मैं समझता हूँ देश में कम नहीं हो रही, लगातार बढ़ रही। आप देखिए, लगातार कोई भी दल हो, हर दल इस समय जात की बात कर रहा है। आप फील्ड में या जब सामने होते हैं, भले कुछ कहिए कि हम सर्वधर्म सुखाए की बात कर रहे हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं। आप चुनाव में उठा के देख लीजिए, जिस विधानसभा क्षेत्र में या जिस लोकसभा क्षेत्र में जिस जात के मतदाता सबसे ज़्यादा आता है, उसी को टिकट दिया जाता है। आखिर क्यों? तो जाति पात की राजनीति, मुझे लगता है जिस तरह से और ज़्यादा इसमें बढ़ावा दिया जा रहा है, तो मुझे लगता है बढ़ेगी, कम नहीं होगी। जी चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपसे मेहमानों को मेरे साथ जुड़े। लेकिन मध्य प्रदेश में बूथ के बाद अब बात हो रही है समर्पण निधि की, और उसकी तरफ भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ी। बीजेपी का दावा है कि सबका साथ सबका विकास को लेकर हम आगे बढ़े हैं, और अल्पसंख्यक वर्ग जो सहयोग कर रहा है वो इस बात का उदाहरण है। लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं, अभी तो 5 राज्यों के चुनाव चल रहे हैं, खासकर उत्तर प्रदेश की जब बात करते हैं तो जात पात सब दिखाई देती है। मध्य प्रदेश भी उससे अछूता नहीं है। पर जो बीजेपी जिस लाइन पर आगे बढ़ने की बात कह रही है, क्या उस पर वास्तव में चलती रहेगी? और यदि ऐसा होता है तो ये एक अच्छी बात भी हो सकती है, क्योंकि ये देश हम सबका है, सबका साथ सबका विकास होना ही चाहिए, लेकिन कहना नहीं, करना चाहिए। पहली खबर, पहली बहस में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, बने रहिए बंसल न्यूज़ पर। नमस्कार।